बुलाना चाहेंगे हमारे जो पहले मॉडरेटर्स आए हैं, जो हमारे ऑथर को यहाँ पे बुलाएंगे, उनसे कुछ सवाल करेंगे। तो उनके बारे में थोड़ा आपको पहले बता दूं, तो जो हमारे पहले मॉडरेटर हैं उनके बारे में बताता हूँ मैं। लेखन को एक लेखक से बेहतर कौन समझ सकता है। हमारे अगले इंटरव्यूअर एक लेखक होने के साथ साथ एक बेहतरीन कवि भी हैं और खाली समय में शेर व शायरी भी करते हैं, और वो होने शेर व शायरी साथ में उत्सुक पाठक भी हैं। तो प्लीज मैं कॉल करना चाहूँगा मिस्टर चैन कोचर जी को। कैन यू प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड जॉइन अस। तालियों का आवाज का माइक्रोफोन प्लीज बजाइए। तो इस कार्यक्रम के जो हमारे दूसरे ऑथर हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। थोड़ा सा उनके बारे में आपको पहले मैं ब्रीफ कर दूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो क्या है। इन्होंने अपने उपन्यास अमावस की चांद के जरिए सन 1995 से 2000 के उदाहरण अर्थव्यवस्था के फलस्वरूप जन्मे सामाजिक संक्रमण काल से जूझ रहे भारत के दूरदर्श जिलों, शहरों और कस्बों की व्यवस्था की चिकित्सा के दृष्टिकोण से बताने का प्रयास किया है। आप लोहिया हॉस्पिटल में सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी पद से रिटायर भी हुए हैं। हाँ, और इनकी जो बुक है टोटली वर्क ऑफ फिक्शन है, बट अगर एक्सपीरियंसेस शेयर करने की बात करें तो वो एक रियल लाइफ इटसेल्फ से मेल खाती है। सरल शब्दों में कहना चाहूँ तो अमावस की चांद में साझा ये अनुभव उतने ही सत्य हैं जितना कि विकृत व्यवस्था में जूझ रहे भारतीय समाज का अंतर्मन था। बिना और समय नष्ट किए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर अरुण चंद द्विवेदी सर को कि वो आए अपने उपन्यास के बारे में हमसे अपने ख्याल साझा करें। तो प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर टू वेलकम डॉक्टर अरुण चंद द्विवेदी सर ऑन स्टेज। नमस्कार सर। डॉक्टर द्विवेदी जी बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। सर, आपकी किताब को पढ़ने के बाद से मैं उत्सुक रहा हूँ आपसे बात करने के लिए, और सच बोलूँ तो परसों ही मैंने उसको ख़त्म किया किताब को पढ़ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी पुस्तक पढ़ी और अगर पसंद किया हो तो मेरा सवाल करें। सर, 1990 के दशक के आसपास का दौर जो था हमारे देश का, उससे संबंधित कुछ बड़े अच्छे रोचक तत्व तो आपने उसमें साझा किए हैं। तो सर, उस किताब पे अमावस के चांद के बारे में और व्याख्या करें आप, उसके और हम मसलों को और एस्पेक्ट्स को समझे। उससे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपने लिखना कब और कैसे शुरू किया? देखिए सर, मैं विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई लेखक नहीं हूँ। बेसिकली तो मैं डॉक्टर हूँ, एक सर्जन हूँ, लेकिन हाँ, बचपन से ही हिंदी साहित्य में मेरी रुचि रही है। और बहुत स्वाभाविक है क्योंकि मेरी पारिवारिक जड़ें जिस बैसवाड़ा क्षेत्र से हैं वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण शुक्ल और जुगल किशोर, प्रताप नारायण मिश्र, जुगल किशोर शुक्ल, निराला जी, इनकी वो भूमि रही है। और मेरा बचपन मेरे गुरुओं के चरणों में बीता है। डॉक्टर शिव बहादुर सिंह भदौरिया, मधुकर खरे, राजेंद्र शुक्ल, ये हिंदी के विद्वान हुआ करते थे। मेरी माता भी बहुत विदुषी थी और कवि थी, तो इन लोगों का बड़ा प्रभाव मेरे ऊपर रहा और हिंदी साहित्य में मैं बचपन से ही रुचि रखता था। इसीलिए छोटी मोटी कविताएं, छोटी मोटी कहानियां बचपन से ही लिखता रहा हूँ, लेकिन वो बस स्कूल और कॉलेज की पत्रिकाओं के स्तर की ही होती थी। उसके बाद 1976 में मैं मेडिकल कॉलेज चला गया डॉक्टर बनने के लिए, और साहित्य से थोड़ा नाता टूट गया था। उसके बाद जब मैं अभी दोबारा से साहित्य में मैंने रुचि लेना शुरू किया, तो रिटायरमेंट के बाद जब मैंने दोबारा कलम पकड़ी तो अमावस का चांद लिख किया। तो एक तरीके से कह सकते हैं मेरी पहली कृति है, और जो कुछ भी है वो बस यही है, मैं लेखक के तौर पे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, आपने बहुत सालों बाद कलम उठाई। जी डॉक्टर द्विवेदी जी, ये बताइए, कोई आपने जिन हिंदी साहित्य के जिन दिग्गजों का नाम लिया है, इनमें कोई ऐसा खास जिसने आपके लेखक होने पे या आपको आपके लेखन पर प्रभावित किया हो? सर, मैंने जैसा कि कहा कि बचपन से ही हिंदी साहित्य में मेरी रुचि रही है, तो मैं गर्व के साथ बात कहना चाहूँगा कि मैं अपने हाई स्कूल, इंटर और बीएससी इन 4-5 सालों में मैं अपने विज्ञान विषयों के बीच में हिंदी साहित्य के उस समय के लगभग सभी लेखकों और कवियों को मैं पढ़ता रहा हूँ। सच कहूँ तो साइंस विषयों के बीच में मेरा मनोरंजन का साधन ही हिंदी साहित्य होता था, और मैंने उस समय प्रेमचंद से लेकर के
जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, अज्ञे से लेकर के रंगे, राघव, जो भी है, कमलेश्वर, धनवीर भारती, सबका साहित्य पढ़ा। रही कविताओं में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, आलावाद, सब कुछ मैंने पढ़ा था। लेकिन फिर उसके बाद जब मेडिकल में चला गया तो सब चीजें छूट गई थी। इसके बाद भी मैं जब लिखना दोबारा से मैंने शुरू किया या पढ़ना भी दोबारा से शुरू किया, तो मैंने अपने अंदर पाया कि मैं अज्ञेय का जो है मेरे ऊपर बहुत छाप रही। और साहित्य सिर्फ मेरे लिए एक मनोरंजन का साधन नहीं रही है, वो मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में उसका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। तो मैं जब देखता हूँ कि मेरा जो व्यक्तित्व है, थोड़ा सा चिंतनशील, थोड़ा संवेदनशील मेरा जो व्यक्तित्व है, वो बहुत कुछ हिंदी साहित्य से प्रभावित है और उसमें अज्ञेय का बहुत प्रभाव रहा। तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अज्ञेय के साहित्य से बहुत प्रभावित रहा हूँ। सर कोई मनपसंद किताब? मैंने अज्ञेय के लगभग सारी कविताएं पढ़ी। बाबरा, अहेरी, हरी घास पर क्षण भर, उनका शेखर एक जीवनी, नदी का द्वीप, और इन सभी का जो ये सभी जो उनका लेखन है उसमें जो चिंतनशीलता है, जो व्यक्तित्वों का अंतर्द्वंद, जो उनके मतलब किरदारों का जो अंतर्द्वंद है, रिश्तों की जो जटिलता है, वो सब चीजें मैंने आत्मसात सी कर ली हैं और वो मुझे बहुत अच्छी लगी, सदैव बहुत अच्छी लगती रही। सर क्या उनकी शैली को अपने लेखन में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं? सर ये कहना तो बहुत अहंकार की बात हो जाएगी कि मैं अज्ञेय को आत्मसात कर सकता हूँ। वो बहुत बड़े लेखक हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। अगर मैं उनका शतांश भी अपने लेखन में ला सकूं तो शायद मैं धन्य हो जाऊंगा और हिंदी साहित्य में मेरा बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं उनको आत्मसात कर पाता हूँ, लेकिन हाँ, उनका प्रभाव मेरे ऊपर अवश्य रहता है। मेरे लेखन में अगर आप अमावस का चांद भी पढ़ें तो कहीं कहीं मुझे खुद लगता है कि शायद ये तो कहीं अज्ञेय की झलक थी, मुझे खुद लगता है, यद्यपि मैंने कहीं किसी भी तरीके से उनको कॉपी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ऐसा लगता है मुझे। That is true influence, I'd say, sir. सर आपने अपनी किताब अमावस का चांद लिखने में अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर अनिला द्विवेदी के योगदान का बहुत आपने उसका मेंशन किया है सर। तो सर उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं, क्या और किस कैपेसिटी में उनका योगदान रहा अमावस का चांद में? सर मेरी पत्नी अनिला द्विवेदी जी, डॉक्टर अनिला द्विवेदी हैं, वो साहित्य से बिल्कुल उनका कोई नाता नहीं रहा। वो वैज्ञानिक थी और यहीं जो लखनऊ स्थित CDRI है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, उसमें बहुत ही वरिष्ठ वैज्ञानिक के तौर पे वो रिटायर हुई और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की वैज्ञानिक हो रही हैं अपने पूरे 40 साल के करियर में। तो यद्यपि उनका साहित्य से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक पत्नी के रूप में उन्होंने मेरे संघर्ष के दिनों में मेरे जब भी मेरी परिस्थितियां मेरी कठिन रही हैं, उस समय उन्होंने मुझे जिस तरीके से संभाला, परिस्थितियों को जिस तरीके से संभाला, उसके बदले में मैं उनको खाली श्रेय देना चाहूँ तो बहुत छोटी सी बात होगी। मेरे जीवन के, मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में, सब में हमारी पत्नी का भी उतना ही योगदान है। और लेखन के लिए भी उन्होंने मुझे जिस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिस तरह मेरा प्रोत्साहन उन्होंने दिया, वो मैं उसके लिए कोई आभार नहीं व्यक्त कर सकता हूँ। मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब मैंने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया था अमावस का चांद का, तो मैंने सबसे पहले अपनी पत्नी को ही सुनाया था, पढ़ाया नहीं था, सुनाया था, पढ़ के सुनाया था। और इसका शीर्षक अमावस का चांद उन्होंने सुनने के बाद उन्होंने इसका शीर्षक दिया और इसका अंतिम पेज फिर इस शीर्षक के अनुसार मैंने इसका अंतिम पेज लिखा था अमावस का चांद पे। तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान है कि ये शीर्षक जो है इस कहानी का वो मेरी पत्नी का दिया और मैं उसके लिए उनका कोई आभार नहीं व्यक्त कर सकता हूँ। मेरे शब्द बहुत छोटे पड़ेंगे उनका आभार व्यक्त करने के लिए। सर हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ बताएं सर, पुस्तक का नाम अमावस का चांद रखने के पीछे की आपकी रीजनिंग क्या थी? सर ये अगर आप पुस्तक को पढ़ें तो आखिरी इसका जो आखिरी के 1-2 पेज हैं उसमें स्पष्ट हो जाता है कि अमावस का चांद का मतलब क्या है। जो एक नायक है डॉक्टर विनय, वो एक आदर्शवादी युवक है। वो जनता के पास एक सपना लेके जाता है, एक आदर्श लेके जाता है और लोगों को अपने जी जान से अपनी सेवा देने की कोशिश करता है उन परिस्थितियों में जो बहुत कठिन परिस्थितियां होती हैं।
लेकिन उसके बाद फिर उसका जीवन कठिन हो जाता है। समाज उसको उस रूप में नहीं स्वीकार करता है जिस रूप में वो वास्तव में है। उसके ऊपर इल्जाम लगते हैं और उसे लगता है उसकी जिंदगी में एक अंधेरी सी रात आ गई है जहां उसके आगे कोई राह नहीं उसे सूझती। लेकिन उसी समय एक छोटा सा बच्चा जो अनाथ हो जाता है, वो बच्चा उसकी गोद में आ जाता है और उसे पालने का जब वो निर्णय ले लेता है तो उसे एक फीलिंग सी आती है कि ये तो मेरी अंधेरी रात में जैसे चांद सा निकल आया हो, और वहीं से वो अमावस का चांद बन जाता है। सर ये मुझे पूछना पड़ेगा, ये किरदार क्या डॉक्टर अरुण चंद्र द्विवेदी जी पे आधारित है? नहीं सर, देखिए ये तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि डॉक्टर विनय बहुत आदर्शवादी व्यक्ति है और वो अपनी सब सुख सुविधाएं शहर की छोड़ करके गांव में जाता है और ये आदर्श, ये सपना लेके जाता है कि मेरे इस देश के गांववासियों को या छोटे शहर कस्बों के लोगों को जो चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वो उन्हें उपलब्ध कराएगा। लेकिन परिस्थितियां इतनी आसान नहीं थी। जिस तरीके के सपने वो देखता है, वो सपने वहां जाकर के उसके टूटते हैं और फिर वो निराश होकर के वहां से पलायन करना पड़ता है उसको। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तित्व की छाप उस विनय में आ गई। काफी कुछ कल्पना है, लेकिन कल्पना भी ऐसी नहीं है जो हवाई हो। कहीं ना कहीं भूगा हुआ यथार्थ जो है आपको उपन्यास में देखने को मिलता है। वैसे मैं एक बात अगर करना चाहूँ, अगर आप मुझे 1 मिनट का समय। बिल्कुल सर। जब मैंने जैसे अभी बताया कि मैंने साहित्य के क्षेत्र में करीब 20-25 सालों के बाद लौटा, उस बीच में मैं जब मेडिकल में रहा, अपना कैरियर बनाने में लगा रहा, नौकरी में लगा रहा, तब मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उसमें आऊँ। जब मैं दोबारा से इसमें साहित्य में आया था तो मैंने देखा कि साहित्य का बिल्कुल सिनेरियो बदल गया था। पहले साहित्यकार जो होते थे अपने भाषा के विद्वान होते थे और वो संवेदनशील होते थे, सब कुछ उनके अंदर एक साहित्यकार वाली जो चीज़ होती थी, वो चाहे अज्ञे की बात करें, महादेवी वर्मा की बात करें, निराला की बात, किसी की बात करें, वो उस तरीके के लोग होते थे। जब अभी 21वीं सदी में जो हम साहित्यकारों को देख रहे हैं, जैसे अभी डीएम साहब ने भी बताया, उन्होंने किताब लिखी, या अभी जितने भी लिटरेरी लोग यहाँ पे आए हैं, मैं देख रहा हूँ ये सब प्रोफेशनल्स हैं। कोई इंजीनियर है, कोई MBA है, कोई IAS है, कोई, ये सारे प्रोफेशनल्स हैं और ये साहित्य के क्षेत्र में आ गए हैं। तो इन्होंने एक तरीके साहित्य का पूरा सिनेरियो बदल दिया। अब लोग भोगा हुआ यथार्थ लिखने में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। अब वो सिर्फ काल्पनिकता, संवेदनशीलता, उस तरीके की चीजें नहीं, भोगा हुआ यथार्थ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। यद्यपि डॉक्टर इस क्षेत्र में बहुत कम है और जो डॉक्टर हैं भी वो सिर्फ अपनी कहानी लिख रहे हैं। मैंने जो कुछ भी लिखा है, मैंने एक डॉक्टर की नजर से समाज को देखने की कोशिश की है। थोड़ा सा डिफरेंस है ये, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स आजकल लिख रहे हैं वो अपनी कहानी ज्यादा लिख रहे हैं, अपना भोगा हुआ यथार्थ ज्यादा लिख रहे हैं। तो यद्यपि इस उपन्यास में भी विनय का भोगा हुआ यथार्थ है, मतलब मेरा भोगा हुआ यथार्थ विनय के साथ है, लेकिन मैंने विनय की नजर से समाज को देखने की कोशिश की। सर अमावस का चांद 1990 के दशक की परिस्थितियों पर कुछ प्रकाश डालता है, कुछ रोचक तथ्य सामने लाता है। सर एक चिकित्सक के दृष्टिकोण से सर बताइए, हम खासतौर पे हमारे देश के जो ग्रामीण इलाके थे सर, वहाँ की परिस्थितियों पर रोशनी डालिए सर। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा, अगर मैं दूसरी तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँ तो आप मुझे। बिल्कुल सर, मैं चाहूँगा सर, क्योंकि आप एक चिकित्सक हैं तो एक स्वास्थ्य कर्मी और स्वास्थ्य व्यवस्था के अगर आप नज़रिए से उस चीज़ को एक्सप्लेन करें। सर देखिए, जब 20वीं सदी का जो आखिरी दशक था, 90 से लेकर के सन 2000 तक का, वो भारत में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ था। उससे पहले सब समाजवादी व्यवस्था थी, सब कुछ सरकार के हाथों में था। स्वास्थ्य व्यवस्था भी राज्य सरकारों के हाथों में हुआ करता था और राज्य सरकारें उस समय कंगाल सी हो चुकी थी। तो जो अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम था कि हर जिले में एक जिला अस्पताल होता था, उसके नीचे 2, 3, 4, 5 PSCs होती थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बस वही सिस्टम चल रहा था। और उनकी भी हालत ऐसी खराब हो गई थी, अंग्रेजों के समय में कहीं ज़्यादा अच्छी थी, या स्वतंत्रता के बाद कहीं ज़्यादा अच्छी थी। 1990-2000 आते आते बहुत हालत उनकी खराब हो गई थी। अस्पताल तो थे लेकिन वहाँ दवाइयाँ नहीं थी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं था, कोई नई टेक्निक नहीं थी। वही पुरानी 100 साल पुरानी टेक्निक से लोगों को इलाज करना पड़ता था। नब्ज पकड़ करके बीमारी पकड़ने वाली बात हुआ करती थी, दवाइयाँ भी नहीं होती थी।
ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर को जाकर के उन गाँव में, छोटे कस्बों में, जिलों में काम करना पड़ता था, तो वो डिलीवर नहीं कर पाते थे और जनता की अपेक्षाएं काफी बढ़ती चली जा रही थी। जनसंख्या भी बढ़ गई थी, बीमारियां भी बढ़ गई थी, जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ गई थी। डॉक्टरों के लिए वो बहुत कठिन समय था। इसके बाद फिर जब उदारीकरण हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आने शुरू हुए, तो वो सब शहरों में केंद्रित हो गए। तो एक जो सारा कुछ डेवलपमेंट हुआ वो सिर्फ शहरों में हुआ, गांव फिर भी वंचित रह गए और गांव में व्यवस्था आज भी उतनी ही खराब है। यद्यपि सरकारों ने अब कुछ ध्यान देना शुरू किया और काफी कुछ सुधार भी हुए, नई तकनीक भी वहाँ आई है, लेकिन अभी भी वो उस स्तर की नहीं जिस स्तर की शहरों में। लेकिन एक चीज फायदा ये हुआ कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, गांव से शहर तक का ट्रांसपोर्टेशन काफी अच्छा हो गया, तो लोग किसी भी इमरजेंसी में शहर तक आ जाते हैं, इसलिए वो चिकित्सा सुविधाएं उन्हें मिल जाती हैं। लेकिन ये चीज उस दशक में, सन 2000 से पहले तक ये उपलब्ध नहीं था। तो उस समय स्थितियां बहुत खराब थी और डॉक्टरों के लिए काम करने की परिस्थितियां तो बहुत ही रोने वाली थी। इसलिए मुझे लगता है वो बहुत कठिन दौर था डॉक्टरों के लिए भी और मरीजों के लिए भी। सर, तकरीबन 2 दशक बाद कलम उठाया आपने, तो लिखने के प्रोसेस कैसा रहा? तो रोशनी डालें सर उस पर। सर, मैंने जैसे आपको बताया कि अब मैंने भी एक भोगा हुआ यथार्थ ही लिखा है। यद्यपि उसमें सब कुछ काल्पनिक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कल्पना कुछ भी नहीं। लगभग सभी चीजें कभी न कभी, कुछ मेरे जीवन में, कुछ मेरे दोस्तों के जीवन में, कुछ और अन्य लोगों के जीवन में कहीं न कहीं वो घटनाएं घटित हुई हैं। उनको एक सूत्र में मैंने पिरोया है। मैं अगर सच कहूँ तो मैंने कोई कहानी नहीं लिखी, कहानी ने मेरी उंगली पकड़ करके मुझे आगे बढ़ाया है। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि मैंने कोई खाका तैयार किया, कोई कहानी तैयार की, कोई प्लॉट तैयार किया, कोई रिसर्च की, कुछ नहीं। मैं कहानी लिखने बैठा और कहानी मुझे उंगली पकड़ करके आगे बढ़ाती चली गई। मैं आपको बताऊँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होगी कि मेरा जो हाथ का लिखा हुआ ड्राफ्ट रखा हुआ, उसे और मेरे अमावस के चांद की प्रिंटेड उसको देख लीजिए, आपको एक लाइन का भी हेरफेर नहीं मिलेगा, जैसी की तैसी छपी हुई है। तो ये एक प्रमाण है कि मैंने कुछ प्लान करके नहीं लिखा है। सर, आपकी अगली किताब कब पढ़ेंगे हम लोग? मेरी अगली किताब बिल्कुल तैयार है, टाइप हो चुकी है, प्रूफ रीडिंग हो चुकी है। अब मुझे बीएफसी का ये कार्यक्रम समाप्त हो तो मुझे इन्हें सौंपना है ताकि वो छप सके। और उस किताब के बारे में मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि वो किताब, यद्यपि इस किताब का सीक्वल नहीं है, लेकिन इसी में एक किरदार है आरती का, जो विनय की प्रेमिका थी, बाद में छोड़ करके वो जो आईएएस टॉप करती है और आईएएस बन जाती है। तो वो उस किरदार को उठा करके मैंने आरती की कहानी को लिखा है। तो यद्यपि सीक्वल नहीं, वो इंडिपेंडेंट उपन्यास है और अपनी वो कहानी है, लेकिन उसके सूत्र इसी में है। दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे तो कहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर कोई अकेला भी उसे पढ़ेगा तो जैसे अभी हमारे डीएम साहब ने बताया, तो एक आईएएस की जर्नी है उसमें, जिसमें उसकी पर्सनल जिंदगी को भी इनकॉर्पोरेट करने की मैंने कोशिश की है। वो उपन्यास शायद जल्दी ही आपके हाथों में मैं देने में खुशी महसूस करूँगा। बिल्कुल सर, हम लोग भी सर उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द वो किताब हम लोग को पुस्तक पढ़ने को मिले सर। और सर, आज आपने बहुत ही रोचक तथ्य हम लोग के सामने रखे सर। मैं सर यहाँ बैठे हमारे श्रोताओं से भी ये आवेदन करना चाहूँगा कि वो इस किताब को पढ़ें सर। और बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ आप लोगों का, बीएफसी पब्लिकेशन का, क्योंकि नए लोगों को पब्लिशर्स नहीं मिलते हैं। बीएफसी ने मुझे मेरी किताब को पब्लिश किया और आज वे प्रमोट कर रहे हैं। मैं पूरी बीएफसी फैमिली को धन्यवाद देना चाहूँगा, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार मैं चाहूँगा कि जो हमारा सर्टिफिकेट एक होना है सर के साथ में, तो अनु सर मैं आपको दोबारा एक बार स्टेज बुलाना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे टाइटल का पार्ट हो रहे हैं, तो सर्टिफिकेट एक होना होगा। और मैं बुलाना चाहूँगा हमारे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सर को, मिस्टर विकास सिंह सर को, वो कृपया स्टेज पे आए और सर से डिस्कस करके उनको सर्टिफिकेट दें। एक बार जो तालियां साउंड करना चाहूँगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर।